मनीष वर्मा का जब नाम लिया जाता है तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी व्यक्ति करीब हैं। नहीं, करीब है। एक बार फिर से नीतीश कुमार को कमजोर माना जा रहा है स्वास्थ्य के तौर पर। लगातार कहा जा रहा है कि क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसे नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं। आप बता दीजिए नीतीश कुमार क्या पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, बिहार चलाने के लिए फिट हैं? अरे देखिए भाई, क्यों नहीं है। 2005 से लेकर 2010 का दौर जो है नीतीश कुमार का बेस्ट दौर बताया जाता है और उसके बाद 2010 के जो नतीजे थे वो उस पर मुहर भी लगाते हैं। मगर उसके बाद जिस तरीके से लगातार पार्टियां और गठबंधन बदले गए, उसको लेकर जनता के बीच में एक इमेज खड़ी हुई नीतीश कुमार को लेकर कि वो पलटू राम। देखिए, ये परसेप्शन बनाया गया। अगर अब 101 जब हुआ तो जानकारों ने कहा कि अब जेडीयू बिहार में बड़ा भाई नहीं रहेगा। राजद का विपक्ष का हमला रहता है, वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई भाजपा और जदयू में ठीक नहीं चल रहा है। अमित शाह ने भी साफ कहा कि दिल्ली में मोदी जी का और यहाँ पर नीतीश जी का, इन सीटों पे कोई वैकेंसी नहीं। ललन सिंह का भी बयान आया, विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब आपकी पार्टी के नेता कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, बिहार का एक बड़ा इलाका है जो हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है। परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा? लाखों की आबादी है जो हर साल प्रभावित होती है कोसी बाढ़ की वजह से। मैं IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ और जानता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। अब एजुकेशन पे बात कर लेते हैं। मैं पटना यूनिवर्सिटी गया, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है भाई बिहार में, सबसे रिनोन्ड है। इतना बुरा हाल था कि आप समझिए क्लास बोर्ड में बोर्ड टूटे हुए हैं। ये बोर्ड चलता है क्या? प्रयास तो उस समय नीतीश जी ने स्वयं भी किया था। एजुकेशन में एक मुद्दा ये पेपर लीक का भी है कि जो जॉब्स आती हैं उसमें जो पेपर लीक होते हैं, देरी होती है। बच्चों के लगातार हमने पटना में प्रदर्शन देखे हैं। ये ना हो, ये कलंक की तरह है ना सरकार। नहीं, अगर ये अब उसको फांसी की सजा तो दे नहीं सकते हैं ना कि चोरी किया किसी ने। तो छात्रों का भविष्य अगर गांव पे नहीं। हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी शिकायतें मुझे मिली। DMCH में गया, PMCH को लेकर बड़ी शिकायतें थी, वहाँ हम नहीं जा पाए। और मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज गया, आपको मैं बताऊं ICU में जो ICU का बोर्ड होता है वो तार के सहारे लटका हुआ था। भयानक गंदगी थी। तो इसकी शिकायतें आप तक नहीं पहुंचती? नहीं, एकदम पहुंचती है और उसमें सुधार के लिए काम भी किए जाते हैं। ब्लॉक लेवल पर भ्रष्टाचार बहुत शिकायतें आ रही हैं। कार्रवाई भी होती है और जहाँ भी पता चलता है कि फलना जो अधिकारी है भ्रष्टाचारी है या कहीं से कंप्लेंट आता है, उस पर हम लोग विजिलेंस का जांच भी कराते हैं। मगर कई जगह पीने के पानी में वो शिकायतें आती है कि आर्सेनिक है। यदि आप कहीं गए हैं, शिकायत मिली है, आप हम डिटेल दें, हम उसको जरूर जांच करवा के उसको फिर से करेक्ट कराएंगे। तो आप सिविल इंजीनियर क्योंकि रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिहार में पुल इतने क्यों गिरे? इस तरह का जहाँ भी होता है वो कार्रवाई भी होती है। राजगीर इलाके में क्या शानदार काम किया, वहाँ आप रोड्स देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जाकर अच्छा लगता है कि ये भी बिहार का पार्ट है। पर वही हम जब रोहतास जाते हैं, कैमूर जाते हैं, वहाँ भी मुझे बड़ी संभावनाएं दिखती हैं टूरिज्म के लिहाज से। इन जगहों पर काम क्यों नहीं? तो मुझे लोगों ने कहा कि ये CM सिटी नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहा है। ऐसा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा, अगर आप बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा किसी से पूछेंगे, कहीं भी पूछेंगे, तो वो है पलायन, रोजगार, इंडस्ट्री। क्योंकि हम जब नौजवानों से पूछते हैं कि सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, तो वो कहते हैं भाई यहाँ ऑप्शन क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स उतने हैं नहीं। तमाम जगह IT पार्क इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, मगर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इंडस्ट्री जो उनको लगानी चाहिए वो आए नहीं। IT पार्क खाली पड़े हैं। उसको लेकर क्या प्लान है? देखिए, ये जो है ना, वो पलायन की जो समस्या है, दैट इज बेसिकली कि हम लोग की इकोनॉमी इतनी स्ट्रेंथन नहीं है कि तो क्यों ना माना जाए कि बिहार में शराबबंदी फेल है? देखिए, ये कोई भी लॉ है, लॉ तो बना हुआ है सब चीज़ का। मर्डर का लॉ है, किडनैपिंग का लॉ है। कैसे नेता लगते हैं आपको प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर हम तो रणनीतिकार के तौर पे जानते हैं, हमारी पार्टी से भी पहले जुड़े रहे। न्यूज़ पिंच के इंटरव्यू में उन्होंने लिख के दिया कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बनने जा रहे हैं। अब देखिए, ये उनकी समझ है। अब तो उन्होंने कहा है ना भाई कि 25 सीटें क्रॉस नहीं की। मैंने भी सुना है कि 25 सीटें से ज़्यादा आ जाएगी तो राजनीति छोड़ देंगे। ये भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अब कहाँ ज़्यादा दिन की बात है, 14 तारीख की बात है, देख लेते हैं। 14 तारीख को जब नतीजे अगर NDA के पक्ष में आते हैं तो क्या ये तय है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या भी खेल बाकी है? बड़ी चुनौतियों, बड़ी बाधाओं को पार करके ये इंटरव्यू करने पहुंचे हैं पूर्णिया में। निकले थे खगड़िया से, पहले जिस गाड़ी से हम आ रहे थे वो गाड़ी खराब हो गई, दूसरी गाड़ी ली वो खराब हो गई, तीसरी गाड़ी से पहुंचे तो रास्ते में एक जगह जाम लगा हुआ था, गांव वालों ने कुछ हंगामा काटा हुआ था। तो घूम फिर के
पहुंचे हैं पूर्णिया में आखिरकार, और हमारे साथ हैं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव नीतीश कुमार के बेहद विश्वस्त माने जाने वाले मनीष वर्मा जी। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंच गए आपके पास हम। कैसे हैं आप? चलिए, आपने इतनी परेशानी उठाई, चलिए इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपकी आप क्षमा क्या? इतना दूर से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूर्णिया में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप, ये बताइए, और चुनाव कैसा चल रहा है आपके हिसाब से? मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, और चुनाव जितना भी मैंने फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के जिले या विधानसभा में घूमा हूँ, काफ़ी जगहों पे घूमा हूँ, अधिकांश जगह में ये फीडबैक आ रहा है कि काफ़ी एनडीए के प्रति काफ़ी जनता का रुझान है। लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, तो सब जगह पर एक पॉजिटिव मैसेज है और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है नीतीश सरकार के प्रति। सबसे अच्छी बात यह है कि सोचिए कि 20 साल तक शासन में रहे हैं नीतीश जी, और नीतीश जी के प्रति जनता में कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है, और लोग चाहते हैं कि फिर से नीतीश जी रहें। एक नीतीश जी बिहार के लिए जनता के भरोसे का चेहरा है, एक विश्वसनीय चेहरा है, जिन पे जनता यकीन करती है कि नीतीश जी ने यदि कुछ कहा है, कुछ प्रॉमिस किया है, तो ज़रूर वो ज़मीन पे उतारेंगे। नीतीश जी को लेकर जनता क्या चाहती है वो तो 14 तारीख को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। मनीष वर्मा क्या चाहते हैं? आपके अंदर मुझे बड़ी बेचैनी दिखती है। शुरुआत से अगर आपको देखें तो आप पहले IITN रहे, फिर इंडियन ऑयल में आपने जॉब की, उसके बाद आपने जॉब छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करके यूपीएससी निकाला, IAS बने, उड़ीसा में रहे, उड़ीसा कैडर ज्वाइन किया, फिर आप बिहार लौटे, फिर आप सलाहकार बने, फिर राजनीति में आ गए। ये क्या बेचैनी है? मतलब आप टिक नहीं रहे हैं एक जगह, और लगातार अपने रोल को चेंज कर रहे हैं। क्या एस्पिरेशंस हैं आप? नहीं, देखिए, रोल मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं तो शुरू से हूँ, IITN था, इंजीनियरिंग था, शुरू से थे, हमारे पिताजी का भी था, हमारा भी था कि हम IAS बने, और इसके लिए IAS का तैयारी किया और IAS में सफल भी हुए। उड़ीसा का ऑर्डर मिला, शुरू के 11 वर्ष तो हम उड़ीसा में ही रहे और विभिन्न जिलों में सेवा की। हुआ ये कि 2008 में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया एंड ही बेयरली सर्वाइव्ड। तो उनकी तरफ से एक था कि भाई कि आप थोड़ा आ जाओ बिहार, तो हमारा भी देखभाल हो जाएगा और कभी भी, और आप काम भी कर लेना। तो इसलिए बिहार में आने का शुरू में ज़्यादा मोटिवेशन वो था। दूसरा, कोई भी IAS अफसर होता है तो चाहता है कि होम स्टेट में काम करें, क्योंकि जब भी कोई IAS बनता है तो जनरली देखता है कि इस परिस्थितियाँ जो चारों तरफ है, हम कैसे बदलाव कर सकें। कई लोग होता है ना कि भाई कहीं पे गुंडागर्दी होता है तो ये होता है, तो लोग सोचते हैं कि IPS अफसर बनेंगे और यहाँ पे सुधार देंगे। कई आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। तो एक फीलिंग होती है कि जब समस्याओं को हम देखते हैं चारों तरफ, तो लगता है कि काश हम अधिकारी होते तो इन चीज़ों में बदलाव ला पाते। मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ये मौका मिला और मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पर 2 जिलों में DM भी रहा, बिजली कंपनी में 4 कंपनी का मैं MD रहा, और हर क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका मिला। और अंत में 2016 में जब मुझे सचिव के रूप में प्रमोट किया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया, और वहाँ से करीब करीब लगभग सभी डिपार्टमेंट में मुझे मॉनिटरिंग करने का, पॉलिसी बनाने का, सब तरह का डेवलपमेंट का गाइड करने का एक वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली। और काफ़ी हद तक जो मेरे से बेस्ट हो सका था, मैंने कोशिश की है कि वो दिया है। इसी दौरान मेरा डेपुटेशन ख़त्म हो गया, 4 साल डेपुटेशन बढ़ा भी, और लास्ट में हम जाने वाले थोड़ी सा, हम तो बोरिया बस्तरा बांध गए। तो लास्ट में फिर लगा कि भाई इतना दिन काम कर रहे हैं, बिहार में काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। जो जीवन का लगता था कि एक उद्देश्य है कि भाई कि एक काम कर रहे हैं, तो एक अच्छी फीलिंग होती है। जब आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो लगता है कि कुछ काम किया, अच्छा लग रहा था। और बिहार के लिए काम कर रहा था, मातृभूमि के लिए काम कर रहा था, और यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहा था। तो लगा कि भाई कि इसको कंटिन्यू कैसे हो। इधर नीतीश जी से भी बात हुई, उन्होंने भी एक तरह से सहमति दी। नीतीश जी ने आपको बोला कि राजनीति में आ जाओ? नहीं, कहा कि बिहार में रहना, क्योंकि और मजबूरी थी कि आप ऑफिसर रह करके आपको उड़ीसा जाना, मेरा तो उड़ीसा कार्ड है तो वापस जाना ही पड़ेगा। एक ही रास्ता है कि हम रिज़ाइन करके यहाँ पे रहें। तो लास्ट में हमने चूज़ किया कि चलो, सेवा के क्षेत्र में यदि कोई बाधा आती है तो जो मेरा पहले है कि बिहार की सेवा करना, लोगों की सेवा करना,
वो मेरा प्राथमिकता रही, इसलिए नौकरी में 14 वर्ष रहते हुए भी मैंने रिज़ाइन दे दिया और यहाँ पे कंटिन्यू किया और यहाँ पर अभी पॉलिटिक्स में हूँ। तो ये बेचैनी कुछ ऐसा नहीं है, एक नेचुरल सीक्वेंस में चलता गया। एक ऐसा नहीं हुआ कि मैं पहले से प्लान करके कि हाँ पॉलिटिक्स ज्वाइन करना या ये करना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक अपने आप जो है इस तरह से ईश्वर की इच्छा है या क्या है कि अपने आप यहाँ से जुड़ते गया, सीक्वेंस होता गया और यहाँ पे हूँ वर्तमान में। अच्छा, मनीष वर्मा का जब नाम लिया जाता है तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी व्यक्ति। आप इसको कैसे लेते हैं? मतलब इसको पॉजिटिवली लेते हैं या आपको लगता है कि राजनीति में बात बहुत ठीक नहीं है, नहीं बोली जानी चाहिए? कैसे लेते हैं इसको आप? देखिए, ये तो परसेप्शन है लोगों का। अब नीतीश जी के साथ ऐसा है कि हमने 5 साल तो लगातार डायरेक्ट उनके अंदर काम किया, फिर सलाहकार के रूप में काम किया। पॉलिटिक्स में हूँ तो लगातार मिलना जुलना तो होता ही रहता है। तो नेचुरली लगता है कि अब जब सचिव रहते हैं आप, तो आपको सुबह से शाम तक उनसे इंटरेक्ट करना होता है, हर चीज़ पे डिस्कशन होता है। तो नेचुरल है कि हमको समय तो बिताना होता है। तो अब लोग कहते हैं करीब हैं, तो नीतीश जी तो बहुत लोगों के करीब हैं। करीब हैं? हाँ, नहीं करीब है तो बहुत लोगों के लिए, जो उनके लिए काम करता है सबके करीब हैं और सबका वो ख्याल रखते हैं। थोड़ा नीतीश कुमार जी के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी देखा गया है उनको कमज़ोर माना गया है, नीतीश कुमार को जब भी कमज़ोर माना गया उन्होंने तगड़ा फाइट बैक किया है। आप 2014 का दौर याद कर लीजिए, लोकसभा में 2 सीट्स आती हैं। उसके बाद 2015 में तगड़ा फाइट बैक करते हैं, महागठबंधन की सरकार बनती है। उसके बाद देखिए आप अभी 2024 के पहले का दौर देख लीजिए, है ना, महागठबंधन के साथ थे, इंडिया गठबंधन में थे, वहाँ स्थितियाँ ठीक नहीं बनी, कमज़ोर माना गया कि आप क्या करेंगे। फिर उन्होंने तगड़ा फाइट बैक किया, लोकसभा में बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, मतलब बीजेपी के साथ रह के मतलब बेहतर उनका स्ट्राइक रेट रहा। एक बार फिर से नीतीश कुमार को कमज़ोर माना जा रहा है स्वास्थ्य के तौर पर। लगातार कहा जा रहा है कि क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस तरह की चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है, एक बार फिर से तगड़ा फाइट बैक होगा? देखिए, हम तो लगता है कि लोकसभा के चुनाव से पहले ही यहाँ पर मीडिया के कुछ सेक्शन के द्वारा एक परसेप्शन बनाया जा रहा था कि अब जेडीयू पार्टी बचेगी नहीं, फिनिश हो जाएगी, नीतीश जी रहेंगे नहीं, न जनता दल यूनाइटेड रहेगा न नीतीश जी रहा। हुआ ये कि लोकसभा का चुनाव आया और आकलन तो चुनाव ही में होता है। लोग ऐसे जितने भी पंडित हैं, विशेषज्ञ हैं, वो अपनी अपनी एनालिसिस बताते हैं, इस कारण से ऐसे हो जाएगा वो। तो जब चुनाव हुआ, लोगों का देखा गया, टेस्ट किया गया, तो पता चला कि जनता दल यूनाइटेड की सबसे ज़्यादा विधानसभा में सबसे ज़्यादा लीड की है। तो इसका ये अर्थ है कि जो पंडित जो बताते हैं और कुछ लोग कहते हैं, वो एक तरह से नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं। एक नैरेटिव जो पंडितों के द्वारा, राजनीतिक पंडितों के द्वारा, विश्लेषकों के द्वारा इस तरह से चलाया जाता है। और क्यों चलाया जाता है वो अपना खुद समझे, एक मोटिवेटेड कैंपेन है। आप बता दीजिए, नीतीश कुमार क्या पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, बिहार चलाने के लिए फिट हैं? अरे देखिए भाई, क्यों नहीं है? आप देखिए, किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ हुआ है कि क्या है, उनके कामों पे आकलन होना चाहिए कि क्या काम वो कर रहा है, व्यक्ति को ठीक से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है कि नहीं, क्या लोगों के बीच में जो वहाँ प्रॉब्लम्स हैं उसको टैकल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देखिएगा कि पिछला 2 वर्ष से जो इस तरह की नैरेटिव है, दोनों वर्ष में हम तो 4-5 महीने पहले की बात करेंगे कि प्रगति यात्रा हो रही थी। नीतीश जी 3800 जिला घूमे, हर जगह गए, एक एक ज़िले में क्या क्या समस्या थी उसका एनालिसिस करवाया, कौन कौन सा मेजर समस्या है, उसके बाद इमीडिएटली उस पर क्या काम होना है सब कुछ डिसाइड किया। और जैसे ही वो पटना आए, जब तक वो पटना आए तब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ तैयार करके उसको यहाँ पर कैबिनेट का मीटिंग करवा दिया और 50,000 करोड़ की योजना एक साथ सैंक्शन हो गई। मतलब कि राज्य में जहाँ भी इशू, बॉटलनेक्स जहाँ भी थे, सबसे निकाल करके एक साथ सैंक्शन कराया। अब बताइए कि यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि अपने को युवा हैं, हम ऐसे काम कर सकते हैं। उन लोग की यात्रा होती है, 2-4 जिला गए, थक हार के बैठ गए, कुछ नहीं आगे बढ़ा, फिर बताएंगे अगला फेज। कई युवाओं की यात्रा हमने देखी है कि कई फेजेज में हुआ तब भी जिला कंप्लीट नहीं हुआ। तो कहिए कि एक व्यक्ति जिसका कमिटमेंट है, जो कमिटेड रहता है, वो काम को पूरा करके मानता है, जिद पकड़ के रखता है कि नहीं हमको करना है,
पर ये नीतीश स्वास्थ्य जी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आप देखिए सवाल, अब देखिए, अब आपकी पार्टी के नेता भी तो इस तरह के काम कर देते हैं ना। आप संजय झा का वो आपने वीडियो देखा, वो बड़ा वायरल हुआ। मंच पर एक महिला प्रत्याशी को नीतीश कुमार जी माला पहनाने की कोशिश कर रहे हैं और संजय झा रोक रहे हैं, फिर नीतीश जी नाराज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या क्या आदमी है यार ये। नहीं ठीक है, ये इसमें जो है थोड़ी जो गलतफहमी हो सकती है। और जो है हमेशा चूँकि प्रत्याशी हैं, ये परंपरा रही है कि जो भी वहाँ के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, या नीतीश जी हैं चाहे मोदी जी हैं, जब भी आते हैं तो जो प्रत्याशी को उसको माला पहनाया जाता है, जीत की माला पहनाया जाता है। लेकिन इसको कुछ लोग कुछ दूसरे इंटरप्रिटेशन में ले लेते हैं कि जीत की माला नहीं, महिला को नहीं पहनाना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नहीं है, वो तो गार्जियन है, पिता तुल्य है। तो सबको जैसे आप माला पहनाते हैं, अपने प्रत्याशी को पढ़ाते, कोई बड़ी बात नहीं है। कन्फ्यूजन झूठ मूठ का क्रिएट हुआ। अच्छा, एक परसेप्शन को लेकर बात करें, 2005 के बाद अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर जो एक परसेप्शन बना बिहार में कि वो फॉर अ चेंज लीडर हैं, है ना, कई सारे उन्होंने चेंज लाए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। 2005 से लेकर 2010 का दौर जो है नीतीश कुमार का बेस्ट दौर बताया जाता है, और उसके बाद 2010 के जो नतीजे थे वो उस पर मुहर भी लगाते हैं। मगर उसके बाद जिस तरीके से लगातार पार्टियां और गठबंधन बदले गए, उसको लेकर जनता के बीच में एक इमेज खड़ी हुई नीतीश कुमार को लेकर कि वो पलटू राम है। इस तरह के नारे दिए गए, विपक्ष लगातार इस तरह की बातें करता है। तो ये जो परसेप्शन बना है, ये इसको कैसे देखते हैं और ये चुनाव में क्या नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, ये परसेप्शन बनाया गया। पहले आप समझिए कि 2005 में जब चुनाव हुए तो सब लोग साथ में थे, सब लोग जो है राजद के मिस गवर्नेंस के खिलाफ लड़ रहे थे, और सब लोग का जब यहाँ पे बहुत सारे काम किए गए, सड़कें बनाई गई, लॉ एंड ऑर्डर में इमीडिएटली सुधार हुआ। तो जो सुधार होता है, जब व्यवस्था बहुत बदहाल होती है और उस समय आप सुधार करते हैं, तो उस समय आपको इमीडिएट रिलीफ मिलता है। जैसे बहुत बुरी व्यवस्था, उसमें थोड़ी अच्छी व्यवस्था आएगी तो लगेगा कि वाह क्या रिलीफ मिला है। लेकिन जब आप एकदम परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जब आप में ग्रेजुअल सुधार होने लगता है, तो आपको वो महसूस नहीं होता कि सुधार भी हो रहा है। तो इनिशियल जो सुधार हुए थे उस समय, वो जनता की नज़र में या लोगों की नज़र में ड्रास्टिक सुधार थे, इसलिए उसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा था। बाद में भी सुधार होते रहे। हम लोग तो खुद काम कर रहे थे सरकार में, और कैसे हर चीज़ को, हर प्रोसेस को कैसे हम रिफ़ाइन कर रहे थे। लेकिन वो चूँकि ग्रेजुअल था, इसलिए उतना पता नहीं चला। मैं तो कहूँगा कि 15 से 20 के दौरान इतने क्रांतिकारी काम हुए, मत पूछिए। जैसे हर घर बिजली पहुँचे, बिहार में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, हर घर बिजली पहुँच, हर घर नल का जल, 2% नल का जल का कवरेज था, वो बढ़ के 95% हुआ। इस तरह से आप देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजना, ये सब चली। बहुत सारे काम जो हुए हैं, जो एकदम क्रांतिकारी काम हुए हैं। कामों पर मैं भी बात करूँ, हाँ, बहुत सारे मुद्दे लेके आए हूँ। तो इस तरह से जो ग्रेजुअल चेंज है वो नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जब 2010 से 15 का जब पीरियड देखेंगे, वहाँ थोड़ा हमारे गठबंधन के साथी से स्क्रिमिश हुआ, जो अंडरस्टैंडिंग थी थोड़े, उसमें ये दिक्कत हुई, और 14 में हम लोग अलग हो गए, चुनाव लड़ना पड़ा अलग से। तो ये जब मतभेद हो जाता है तो एक सेक्शन ऐसा आ जाता है जो आपको क्रिटिसाइज करता है। काम अच्छा हो कि बुरा हो उससे नहीं मतलब, उसको क्रिटिसाइज करना है तो करेगा। और उसी तरह से एक वर्ग है जो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो फिर गठबंधन का ये है, 2015 में गठबंधन चेंज हुआ तो सचमुच जो वर्ग मेरे साथ था पहले से, वो क्रिटिसाइज करेगा। अब भाजपा हम लोग के साथ में थी, वो बाहर में हम लोग के अलग है, तो नेचुरल है कि क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये हमेशा रहता है। फिर उसके बाद चलिए हम लोग देखें कि भाई पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो पॉलिटिकल रियलिटी के अनुसार हमको एडजस्टमेंट करना पड़ा। लेकिन देखिए कि नीतीश जी हमेशा नीतियों से चलते हैं। नाम नीतीश है और नीति से चलना काम है, नीति के इश्क। तो जो पॉलिसी उन्होंने बनाई, उस पॉलिसी को उन्होंने कंटिन्यू रखा। अब महागठबंधन में सब चीजें ठीक हैं, क्योंकि उस महागठबंधन कह रहा हूँ, आपका जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, एकदम उसमें सब चीजें ठीक है। क्योंकि एकदम जब सीटों के बंटवारे की बात आई, तो जिस तरीके का एपिसोड देखा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, 101 सीटें मिलती हैं बीजेपी और जेडीयू को बराबर। माना जाता था कि जैसे एक वक्त में महाराष्ट्र में होता था कि शिवसेना बड़ा भाई होती, तो वैसे बिहार में जेडीयू बड़ा भाई होती थी। मगर अब 101 जब हुआ तो जानकारों ने कहा कि अब जेडीयू बिहार में बड़ा भाई नहीं रह गया।
देखिए ये 101 हो गया, 102 हो गया, एक सीट से कोई बड़ा भाई और छोटा भाई होता नहीं है, ये सिम्बॉलिज्म है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें गठबंधन में 5 साथी हैं और पांचों का अपना अपना वो कोशिश, हर दल का चाहता है कि उसको अधिक सीटें मिलें, हर कोशिश यही रहती है। और जब आप देखेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस 2015 में भी लड़े तो हम लोग भी उसी तरह से 101 पे लड़े थे, तो उस समय ये बात नहीं उठी थी। राजद और हम लोग जब लड़े थे तो 101 पे ही लड़े थे, और उसमें जितनी सीटें आई तो उस समय किसी ने ये नहीं कहा बड़ा भाई और छोटा भाई। बाद में जो चुनाव के रिजल्ट हुए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एक राजद का विपक्ष का हमला रहता है। वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई भाजपा और जदयू में ठीक नहीं चल रहा है, ये हमेशा एक कन्फ्यूजन बनाने की कोशिश करते हैं। भाजपा और जदयू को तो नहीं पता, पर जदयू और चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, क्या इनके भी सब कुछ ठीक नहीं? क्योंकि 29 सीटें जब चिराग पासवान का ऐलान हुआ और कहा गया उनके हिस्से जो सीटें जा रही हैं वो ऐसी है जो जेडीयू नहीं देना चाहती कतई, ऐसी कई सीटें थीं। देखिए ये इसमें हमको लगता है कि मीडिया में काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ है। जो सीटें फाइनल आई वो बात करके आई, जो बाहर में अनाउंस हुई ऑफिशियली जिसमें, वो तो एक ही बार हुआ है। लेकिन पहले क्या हो गया, बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन चला है, मीडिया में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है। लेकिन जहाँ तक हमारी सीटें हैं, हमारी सीटें तो एकदम स्पष्ट है कि जिन सीटों में हम लोगों ने क्लेम किया था वो सीटें सारी हमारी रही हैं। और एक बार जो तय हो गया कि हाँ भाई सीटें हमारी 101, 29 और 6 रहेगी, तो उसी के अनुसार चला है। सीटें तय हुई थी और डेलिब्रेट हुआ था ये चीज़, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सहमति के साथ ही हुआ। और हमेशा कोशिश रहती है, सब लोग चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी सीट रहे, कोई भी दल चाहेगा कि वो अच्छा परफॉर्म करे, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो। ये नेचुरल है डेमोक्रेसी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में, नेचुरल है, हर रोज़ चाहेगा। उसमें नेगोशिएशन होता है। और हम ही को देखिए भाई कि हम लोगों ने एक सीट छोड़ी, तारापुर में हमने छोड़ा अपना सीट, विनिंग सीट, तो कहलगांव में बीजेपी भी छोड़ा। तो ये गिव एंड टेक का प्रोसेस है कि जहाँ भी होता है तो उसमें हमेशा गिव एंड टेक करना पड़ता है। कोई भी एब्सोल्युटली विन या किसी को साइडलाइन, जब तक विन नहीं होगा तब तक गठबंधन सक्सेसफुल नहीं होगा। अब देखिए महागठबंधन का आपस में है, एक दूसरे को ही काटना चाह रहे हैं। अब देखिए उसमें पहले क्या हुआ कि तेजस्वी यादव जी और जो हैं दूसरा आपके मुकेश सहनी जी अपने को एक सीएम का कैंडिडेट बताए और एक डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बताए। भाई कोई भी होता है, गठबंधन होता है, दूसरे लोग ना आपको कहेंगे कि आप हैं सीएम के कैंडिडेट, है कोई खुद ही तो नहीं कहता कि मैं हूं। पर उनकी तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुई जिसमें ऐलान हो गया, अशोक गहलोत वगैरह आए थे, वो आए, ऐलान किया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम। आपके यहाँ अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे, कोई औपचारिक ऐलान नहीं, नेतृत्व की बात कही जा रही है। देखिए जो भी टॉप लीडरशिप है, हर दल के नेता ने, टॉप नेता ने ये करीब करीब कहा है, एक तो नेतृत्व की बात लड़ेगी, दूसरी बात अमित शाह ने भी साफ कहा कि दिल्ली में मोदी जी का और यहाँ पर नीतीश जी का, इन सीटों पे कोई वैकेंसी नहीं। तो जब हम वैकेंसी की बात करते हैं, ये फ्यूचर की बात करते हैं कि आगे कोई जगह यदि हमारी सीट आती है तो नेचुरल है। और जिन्होंने बात की है वो प्रोसेस की बात की है कि भाई प्रोसेस है, प्रोसेस तो सब लोग जानते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू होता है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दोनों सीटों पे कहीं वैकेंसी, ना दिल्ली में वैकेंसी है ना पटना में वैकेंसी है। तो मतलब तो स्पष्ट है ना भाई। मगर बीच बीच में फिर इस तरह का बयान क्यों आते हैं कि विधायक दल तय करेगा? आप देखिए इस तरह की बात भी कही जाती है कि जेडीयू में 2 धड़े हैं, एक दिल्ली वाला है और एक पटना वाला है। तो दिल्ली वाले ललन सिंह का भी बयान आया कि विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब आपकी पार्टी के नेता कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो प्रोसेस की बात होती है। किसी भी जगह पे चुनाव हो जाते हैं तो विधायक दल ही करता है, तो उनका मतलब है कि भाई कि वो विधायक दल उसमें तय करेगा। लेकिन चेहरा के नाम पे है तो नीतीश ही चेहरा है, और कौन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब थोड़ा मुद्दों की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं बिहार घूम रहा हूँ तो, और क्योंकि आप पावर सर्कल में हैं और मुख्यमंत्री के करीब रहते हैं, उनको सलाह देते हैं, तो मैंने तमाम मुद्दे देखे बिहार घूम के। सबसे पहले मैं बाढ़ की बात कर लेता हूँ कि एक बिहार का एक बड़ा इलाका है जो हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है। खासतौर पर जो कोसी का इलाका है, सुपौल सहरसा वाला इलाका जो है, पूर्णिया में जहाँ बैठे, यहाँ उतना असर नहीं आता पर आता है। इसको लेकर कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा? लाखों की आबादी है जो हर साल प्रभावित होती है कोसी बाढ़ की वजह से। इसका परमानेंट सोल्यूशन के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है?
देखिए भाई, इसमें जो है परमानेंट सॉल्यूशन क्या होता है? परमानेंट सॉल्यूशन तो है बाढ़ को रेगुलेट करना। जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो है बाढ़ को रेगुलेट करना। मैं आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ और जानता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। इस मुद्दे पे मैंने विभिन्न नेताओं के बयान सुने हैं। सब लोग एक मतलब कि इस तरह के जाल में उलझा के रखना चाहते कि ऐसे हो जाएगा। कई लोग जो बात करते हैं कि भाई कि ऐसे है, वाटर ग्रिड बना देंगे, नॉर्थ साउथ को कनेक्ट कर देंगे, तो हाइपोथेटिकल चीज़ों पे भी बात होती है। तो देखिए, बाढ़ जब आती है तो आती है ऐसा कि खाली ग्रिड बनाने से नहीं होगा। सपोज दैट कि जब नॉर्थ बिहार में आप बाढ़ का पैटर्न देखेंगे तो बारिश होती है तो पूरे के पूरे क्षेत्र में बारिश हो जाती है और सभी नदियों में एक साथ बाढ़ आ जाती है। आप ग्रिड भी बनाएंगे तो यहाँ से वाटर कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? जब दोनों जगह बाढ़ है तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? तो ये है जो बाढ़ का है, एक इंटरनेशनल मुद्दा है और इस पे पहले से भी काम होना चाहिए। ये गलत बात है कि इतने दिनों से जो नेपाल सरकार से सहयोग मिलना चाहिए वो, क्योंकि जब तक बाढ़ को कंट्रोल करना है तो आप क्या करते हैं कि डिस्चार्ज को डिले करते हैं। बाढ़ को रेगुलेट करने का मतलब कि जैसे आप पीक फ्लो जो है, नदी में जो ज़्यादा पानी आता है उसको आप डिक्रीज़ कर दें, तब तक टेम्पररी आप कहीं स्टोर करते हैं, इसलिए डैम का कॉन्सेप्ट आता है। तो कोसी में हाई लेवल डैम वो बनना था, उसमें अभी भी प्रयास हो रहा है और केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है। केंद्र में आपकी सरकार है? नहीं, केंद्र में समय से है, आप सहयोगी हैं। हाँ, एकदम बात, प्रधानमंत्री नहीं, एकदम बात। नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं कहते कि नेपाल से बात करिए, हर साल मेरे नहीं, देश के लोग अब देखिए, ये बात तो है, नेपाल में खुद ही गवर्नमेंट अनस्टेबल है। ये मुद्दे पे अभी बात तो होनी है और हो भी रही है। नहीं, लंबे समय से अटका पड़ा है। जब देखिए, एक नेपाल में भी जो सरकार है वो अनस्टेबल रही है। तुरंत देखिए अभी किस तरह, उसके पहले भी अनस्टेबल रही है। तो कोई जैसे मीनिंगफुल डायलॉग जो है, बहुत अच्छा मीनिंगफुल डायलॉग हो नहीं पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और प्रयास करके जब तक हम उससे केंद्र में हाई लेवल डैम की बात नहीं करेंगे तो बाढ़ को रेगुलेट करना मुश्किल है। बाढ़ को आप नीचे में प्लेन में ला करके आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। एक तो रेगुलेट करने की बात है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि अब बाढ़ को कैसे एक तटबंध बना दीजिए, लेकिन तटबंध भी बनाने से वो भी दिक्कत आती है कि सिल्ट आपको नहीं जाएगा, पूरे प्लेन में नहीं फैलेगा, बल्कि मैं कहूँगा कि थोड़ी बाढ़ अच्छी है। जब बाढ़ में क्या होता है, बेसिन ऐसे इस शेप का होता है, जैसे ही पानी ज़्यादा आएगा तो बड़ा एरिया कवर करेगा, लेकिन वो डिक्रीज भी जल्दी करता है, फैलेगा और डिक्रीज भी करेगा, तुरंत उसको ले लेगा। लेकिन फैलने से क्या होता है, सिल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो फ्लड प्लेन्स हैं उसकी प्रोडक्टिविटी का मेन रीज़न होता है कि जो नरिशमेंट जो आता है हिल्स से और वहाँ से, उसके कारण वहाँ पे रिप्लेनिश भी कर जाता है। जब आप पूरा बांध बना के सब कुछ रोक लेते हैं तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी बहुत ख़त्म हो जाती है। तो कई जगह पे हमने देखा जाता है कि रेगुलेट भी करना चाहिए और कई जगह फैलने भी देना चाहिए। बाढ़ को आजकल दो कॉन्सेप्ट से जोड़ा जाता है। एक तो है टू लिव विद द फ्लड, कि आप ऐसा कीजिए कि आप अपने को फ्लड रेजिलिएंट बनाइए, कि थोड़े दिन पानी आएगा उस दौरान आप ठीक कर लीजिए, फिर फ्लड के पानी को चले जाना दीजिए, सॉइल की प्रोडक्टिविटी बची रहे। और दूसरा है कि हम इस वैरायटी को अडॉप्ट करें क्रॉप का जो थोड़ा फ्लड रेजिलिएंट हो। तो हम अपने को कैसे रेजिलिएंट बनाएं इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, इन टर्म्स ऑफ हमारे क्रॉप्स और हमारे ये, ताकि आप नेचर के साथ सर्वाइव करें। क्योंकि जैसा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट तो होना है। आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट हो रहे हैं और जब तक ये ग्लोबल एफर्ट नहीं आता तो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट को नहीं आप रोक सकेंगे। इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है जो जिस तरह के फिनोमेना है, हेवी रेन, बहुत कम समय में बहुत हेवी रेन। तो इसको रेगुलेट करने के लिए जो है आपको इस तरह का रेजिलिएंट सिस्टम बनाना जरूरी है जो कोप अप हम कर सकें। टू कोप अप विद द फ्लड इज़ द कॉन्सेप्ट, कि हम फ्लड के साथ कैसे जिए, फ्लड भी रहे तब भी जिए और ऐसी वैरायटी हमारे पास रहे कि फ्लड से उसको कोई नुकसान ना हो, प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे। ये सब है कि जब 5 दिन पानी के अंदर भी रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉप सर्वाइव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह पे हम लोग जोड़ दे रहे हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे, कैसे टू कोप अप विद द फ्लड वो ठीक रहे। और बहुत लोग जो है, मैंने कुछ लोगों का देखा है जिनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो भी बड़े बड़े बात करके ग्रिड, वाटर ग्रिड, ये ग्रिड, हम कहे भाई आप स्टडी तो कर लो
कितना वाटर बेसिन में ट्रांसफ़र हो रहा है, कितना कैपेसिटी है, क्या है। खाली हवा में फेंकने से थोड़ी होता है, कहा था कि यहाँ का पानी हम साउथ में ले जाएंगे। अरे कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं कि मैं पूरे यहाँ का पानी पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, बढ़िया है, कहीं फ्लड नहीं, सबका यूज़ हो जाएगा। लेकिन क्या इकोनॉमिक्स है, क्या पॉसिबिलिटी है, कितना फिजिबिलिटी है, ये सब चीज़ देख करके सॉल्यूशन निकलना चाहिए। बट वन थिंग इज़ देयर कि हाई लेवल डैम इज़ नेसेसरी, और दूसरा रेजिलिएंट जो हमारा जो एग्रोनॉमी है, एग्रीकल्चर का जो हमारा जो पैटर्न है, इस चीज़ को भी सुधारना पड़ेगा। और लाइफ स्टाइल में बहुत तरह के परिवर्तन करने पड़ेंगे जो हम रेजिलिएंट हो सकें। तो ये जो है एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाता है। और इससे क्या है, सिल्ट भी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो नदियों में जो सिल्ट रहता है वो फैल जाता है, जनरली फ्लड प्लेन में ही विशेषता है। फ्लड प्लेन में फैल गया और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया और फिर नदी का नदी खाली रहा। अब एजुकेशन पे बात कर लेते हैं। मैं पटना यूनिवर्सिटी गया, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है भाई, बिहार में सबसे रिनोन्ड है। इतना बुरा हाल था कि आप समझिए क्लास बोर्ड में बोर्ड टूटे हुए हैं, स्मार्ट बोर्ड चल नहीं रहे हैं, वॉशरूम की सफाई नहीं होती है, पंखे चल नहीं रहे हैं, लाइब्रेरी में आज भी 50 साल 100 साल पुरानी किताबें रखी हुई हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड पे बड़ी बड़ी घास उगी हुई है। मतलब जहाँ मैं जा रहा था वहाँ मुझे दिक्कत नज़र आ रही थी। उसके बाद एक्शन भी हुआ, जो वीसी हैं अजय कुमार सिंह, उनको सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ जांच चल रही है। मगर पटना यूनिवर्सिटी जो राजधानी में पड़ती है, सबसे रिनोन्ड है, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? उसको बेहतर बनाने में मैंने सुना था बीच में कि नीतीश कुमार जी चाहते थे, वो प्रधानमंत्री से उन्होंने दरख्वास्त भी की थी, इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले। उसको लेकर प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं? देखिए, प्रयास तो उस समय नीतीश जी ने स्वयं भी किया था और किसी कारणवश ये हो नहीं पाया। लोगों की पॉलिसी की नई यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो नॉर्थ में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला उन्होंने, साउथ में भी गया में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला। इसके लिए तैयार नहीं हुए कि फ्रेश हमको खोलना है, इस टाइप से उनका ये मत था। तो चलिए, उसमें तो सहमति नहीं होगी, लेकिन ये है कि बिहार के द्वारा ही हम लोग को अपने जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको अपग्रेड करना चाहिए था। होता थोड़ा डाइकॉटमी रहती है, राज्य सरकार है जो हम लोग का स्टैट्यूट है, पावर्स मैक्सिमम जो है वो आप जानते हैं कि गवर्नर्स के पास आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ये रहता है, तो थोड़ा सा डाइकॉटमी रहता है कि रिसोर्स तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं बट एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है वो जनरली अदर मतलब कि गवर्नर हाउस से संचालित होता है, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत है। मुझे लगता है कि बेहतर समन्वय के साथ एडिक्वेट रिसोर्सेज को पंप करने से ये सारी दिक्कतें को हम लोग दूर कर सकते हैं। फोकस वे में काम करेंगे तो ये दिक्कतें दूर हो जाएगी। एजुकेशन में एक मुद्दा ये पेपर लीक का भी है। जो जॉब्स आती हैं उसमें जो पेपर लीक होते हैं, देरी होती है, बच्चों के लगातार हमने पटना में प्रदर्शन देखे हैं, ये ना हो, ये कलंक की तरह है। मैं सरकार के ऊपर अगर क्योंकि बच्चे सरकार की तरफ देखते हैं, है ना, तमाम चीज़ें हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, मगर जब जॉब्स की बात आती है, क्योंकि बिहार में जॉब और पलायन एक बड़ा मुद्दा है, वो आपको भी सुनने को मिलता होगा। उसको रोकने के तरीके यही है कि इंडस्ट्री आए, जॉब क्रिएशन हो, जो सरकारी जॉब्स हैं वो ठीक से लोगों को मिल जाए। सही बात है। आपने जो कहा कि ये जो पेपर लीक का मुद्दा है, ये सचमुच सीरियस मुद्दा था। आप इमेजिन कीजिए कि 2016 की या 17 की बात है, एक फ़ोटोग्राफ लीक हुआ था जिसमें 3 मंजिला छत पे लोग चोरी करा रहे थे, गार्जियन, और वो पूरे देश में या विदेशों में भी सर्कुलेट हुआ। तो ये एक धब्बा बना। लेकिन उसके बाद से बिहार विद्यालय समिति में हम लोग ने तरह तरह के सुधार करवाए और आज हालत ये है कि वन ऑफ द बेस्ट विद्यालय समिति हमारी है। कई राज्यों के विद्यालय समिति के लोग आए यहाँ स्टडी करने के लिए और आज तो देखिए हम लोग का रिज़ल्ट सबसे पहले पब्लिश होता है। चोरी चकारी जो है वो करीब करीब बंद हो गई है। तो हर तरह से उस मुद्दे पे ये किया गया, ठीक है। और जैसे जैसे देखिए ये क्या है ना कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इन्फ्यूज़न होता है वैसे वैसे तरीके भी बदलते जाते हैं। जैसे व्हाट्सअप आ गया, पहले अब देखिए इस तरह से होता नहीं था कि पेपर लिया व्हाट्सअप कर दिया, बाहर सर्कुलेट हो गया, लीक हो गया तुरंत। बाहर में चारों तरफ सर्कुलेट होने में कितना टाइम लगता है, ग्रुप में डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए। तो टेक्नोलॉजी जैसे इंप्रूव करती है तरीके बदल जाते हैं और उसको काम तो सरकार का है, पुलिस का है, पुलिस भी तो एडवांस हुई है। तो इसीलिए एडवांस हुई है। तो ये हमेशा चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है और हमेशा देखिए नया नया टेक्नोलॉजी टेक्निक लगा करके कुछ चोरी करते हैं, विफल किया जाता है। फिर सख्ती क्यों नहीं की जाती कि कोई हिम्मत ही ना करे? देखिए आपके कानून में आप उसको फांसी की सजा तो दे नहीं सकते हैं ना कि चोरी किया किसी ने, तो लाखों छात्रों का भविष्य अगर दांव पे नहीं आप और तो ऐसी चीजों में क्यों नहीं एकदम सख्तम नहीं, प्रावधान बने? नहीं कितना भी है वो कभी भी चोरी
करने में कोई भी बहुत जो हार्श कैपिटल पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हैं, ये कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा, न जुडिशरी मानेगी न कुछ भी। इस तरह के प्रोविज़न करेंगे ड्रैकोनियन माना जाएगा। तो जहाँ भी होता है जो भी प्रावधान है उनको सज़ा दिलाई जाती है, लेकिन इन लोग का जो चोरी का नेचर जो है, जैसे चोरों का एक ख़ास नेचर होता है, बाइक चोरी वाले बाइक ही चोरी करेंगे, जो शटर काटते हैं वो शटर ही काटेंगे, जो एग्ज़ाम में चोरी कराते हैं वो एग्ज़ाम में ही चोरी कराएंगे। वो जाते हैं, फिर है कि हम लोग को पूरी उस पर नज़र रखनी चाहिए और रखती भी है पुलिस, और उसको बराबर मॉनिटरिंग और उसको करते रहना चाहिए कि ये हमेशा जो है ना, ये मेंटेनेंस का काम है हमेशा। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आए, एनटीए में, उससे भी देखिए वहाँ से भी ये एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। तो चाहे हमारी संस्था हो चाहे केंद्र की संस्था हो, सभी जगह पे ये चैलेंजेज हैं और इसको जूझने के लिए तैयारी रहती है। लेकिन एक बात देखिए, सरकार का इंटेंशन क्लियर है। कहीं भी हमको पता चला कि भाई कि ये लीक हो गया या कुछ हो गया, हमने तुरंत कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम कराया और फिर से अच्छा एग्ज़ाम कराने की कोशिश। आप सोचिए कि 2,54,000 टीचरों की बहाली हुई, इतना बड़े पैमाने पे हुई है। कहीं पे आप सुने कि भाई कि यहाँ पे पैसा लेकर के कुछ करा दिया। नॉर्मली फेयर एग्ज़ाम हुआ है सब जगह पे। बहुत राज्यों में एग्ज़ाम होते हैं, बहुत जगह बहुत शिकायतें आती हैं, लेकिन बिहार में इतने बड़े पैमाने पे मुझे लगता है कि जितना करीब 10 लाख के करीब एम्प्लॉयमेंट हमने दिया, इतने 5 साल में इतना बड़े पैमाने पे वैकेंसी करके उसको एग्ज़ाम लेना, जब नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स भी बढ़ जाते हैं तो उसको चैलेंजेज भी बढ़ते हैं, और करके हम लोगों ने सक्सेसफुली किया है। कहीं थोड़ा बहुत यदि गलती हुआ है तो उसको सुधार किया गया है। तो इस चैलेंज को हमेशा निपटने के लिए हम लोग नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, और मुझे लगता है कि हमेशा राज्य सरकार का इंटेंशन बहुत क्लियर है कि हम लोग इस सब चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। पिछली बार भी जब हुआ था, लालकेश्वर जी उस समय थे चेयरमैन, उनको तुरंत सस्पेंड किया, जेल भेजा गया था। तो सरकार की तरफ से कोई इंटेंशन में या प्योरिटी में कमी नहीं है। ये होता है तो किसी की बदमाशी से होता है तो उसको करेक्ट करते हैं हम लोग। बिल्कुल। हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ी शिकायतें मुझे मिली। डीएमसीएच में गया, पीएमसीएच को लेकर बड़ी शिकायतें थी, वहाँ हम नहीं जा पाए, पर मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज गया। आपको मैं बताऊं, आईसीयू में जो आईसीयू का बोर्ड होता है वो तार के सहारे लटका हुआ था। भयानक गंदगी थी। लोग शिकायत कर रहे थे कि दवाइयाँ उनको ज़्यादातर बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, जो जांचें होती हैं वो ज़्यादातर बाहर से करानी पड़ती हैं। बाहर जब मैंने बात की तो पता चला कि एक कॉकस क्रिएट किया गया है कि डीएमसीएच को चलने नहीं देना। बाहर प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की बड़ी भीड़ है और वहाँ जाते हैं, 900 रुपये 1200 रुपये फीस है। तो इसकी शिकायतें आप तक नहीं पहुँचती हैं? नहीं, एकदम पहुँचती है, उसमें सुधार के लिए काम भी किए जाते हैं। लेकिन जो आपने जा करके देखा, ग्राउंड रिपोर्ट देखी, तो मैं आपकी बात से जो है, आप चूँकि कह रहे हैं तो यकीन करना चाहूँगा। लेकिन जितनी सरकार की तरफ से कोशिश हुई है कि आप देखिए कि हॉस्पिटल में मैक्सिमम लोगों को दवाइयाँ मिले। आप हमारे पीएचसी में भी चले जाएं तो आपको दवाइयाँ मिलते दिखेगी, इवन आंगनवाड़ी सेंटर में भी दवाएँ मिलेंगी। लेकिन जो कहीं पे यदि दिक्कत है तो पर्टिकुलर यदि वहाँ के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी जांच करके कार्रवाई होगी और सिस्टम को सुधारने का प्रयास किया जाए। ब्यूरोक्रेट रहे हैं तो आपको पता है कि चैनल कैसे काम करता है, कैसे फीडबैक आता है, तो आप लोगों तक यदि फीडबैक लेने का क्या जरिया है? जैसे मैं एजुकेशन में शिकायतें बता रहा हूँ, या मैंने सुना कि ब्लॉक लेवल पर भ्रष्टाचार बहुत शिकायतें आ रही हैं कि हर चीज़ का, अगर आपको रजिस्ट्री करानी है, आय प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, हर चीज़ का पैसा लिया जाता है। मतलब ये चीज़ सर्वविदित है, सबको पता है, पर बात कोई नहीं करता, उन पर कोई एक्शन भी नहीं होता। एक्का दुक्का कोई एक्शन हो जाए। ये जो चीज़ें बड़ी नॉर्मलाइज कर दी गई हैं, ये आप तक फीडबैक आते हैं इस तरह के? नहीं, फीडबैक आता है, कार्रवाई भी होती है, और जहाँ भी पता चलता है कि फलना जो अधिकारी है भ्रष्टाचारी है या कहीं से कंप्लेंट आता है, उस पर हम लोग विजिलेंस का जांच भी कराते हैं, सब जगह करा के उस पर कार्रवाइयाँ भी होती है। लेकिन चूँकि एक तरह से माहौल बन गया है और जितना हमको लगता है कि और कार्रवाइयाँ इस पर और करनी पड़ेगी, एक माहौल डिटरेंस का तो ज़रूर रहता है कि भाई कि कोई भी होगा पकड़ा गया। तो हम तो सीएम के पास रहते थे, इतनी सारी कार्रवाइयों की फाइल आती थी, इतने लोग बर्खास्त हुए, मैंने कई लोग बर्खास्त हुए। मैंने तो जब भी देखा कि कोई बर्खास्तगी की फाइल आई है, सीएम ने कुछ नहीं आके साइन कर दिया है, जिसको सीधा बर्खास्त किया है नौकरी से। इतना डिटरेंस के बाद भी लोग हिम्मत करते हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। तो मुझे लगता है कि और इसमें और तेज़ी से इसमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है और हम लोग को और वॉचफुल रहने की। जैसे आप कह रहे हैं कि हर घर नल और जल पहुंचाने की जो बात है, योजना है, मुझे टंकियां दिखती हैं ज़्यादातर जगह गाँव में, मैं घूमता हूँ, उस पर मुझे दिखता है कि नहीं वाकई काम हुआ है। मगर कई जगह पीने के पानी में वो शिकायतें आती है कि आर्सेनिक है ना। कई जगह आप देखिए, आप बेगूसराय में देख लीजिए, आप कैमूर की तरफ देख लीजिए, कई जगह शिकायतें आती हैं कि लोगों को कैंसर हो रहा है,
इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। नहीं, इसको लेकर कोई तैयारी, कोई उपचार? अभी नहीं, हमारी नहीं, टीम एक गई थी, आपको मैं बताऊं, रोहतास में एक गाँव में, तो वहाँ पर मशीनरी लगी हुई है, वो बंद पड़ी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा उस पर, और गांव में वही पानी पी रहे हैं, गांव के लोग बेचारे विकलांग हो जा रहे हैं, जल्दी उनकी मृत्यु हो रही है। नहीं, ऐसा देखिए बहुत सारे केसेस में हुआ था। खैरा ग्राम पंचायत था, आर्सेनिक से प्रभावित था और बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम थी। बहुत बड़ा क्षेत्र में जैसे कोसी का ही बेल्ट है, उसमें आयरन प्रभावित है, और यहाँ पे जितने भी प्लांट लगे हैं सब में आयरन रिमूवल प्लांट लगा है उस तरह से। या जहाँ भी हुआ, जहाँ भी गुणवत्ता प्रभावित है, जैसे आर्सेनिक का है, लोहे का है, तो इस सब जगह फ्लोराइड की समस्या है, तो फ्लोराइड की समस्या जहाँ पे, वहाँ फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगा है, सब जगह पे लगाया गया है। यदि कहीं पे संवेदक के द्वारा या कहीं पे गड़बड़ी हुई है, कुछ जगहों पे ज़रूर गड़बड़ी होगी, लेकिन हमने जो लगाया बड़े लार्ज पैमाने पे ये काम शुरू में किया गया है। 2 भागों में बांटा गया था कि एक जगह पर गुणवत्ता प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ का, और एक जो है नॉन गुणवत्ता प्रभावित। तो हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सिर्फ नॉन गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में ही काम करने दिया। जो गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र थे उसको पीएचडी ने टेकअप किया और प्रोजेक्ट बना करके उसमें रिमूवल प्लांट सब जगह जो इंस्टॉल किया गया। यदि कहीं पे मेंटेनेंस की दिक्कत है उसको देखने वाली बात है। यदि आप कहीं गए हैं, शिकायत मिली है, आप हम डिटेल दें, हम उसको जरूर जाँच करवा के उसको फिर से करेक्ट कराएंगे। देखिए हमारे पास करीब 1 लाख से ज़्यादा, 1.25 लाख के आसपास इस तरह के प्लांट हैं। उसमें कहीं ना कहीं जो है 5% 10% में प्रॉब्लम आते रहता है। थोड़े दिन के लिए आउट ऑफ ऑर्डर होगा, फिर ठीक कराया जाएगा। तो बड़ा सिस्टम है, इसको ठीक कराते रहना पड़ता है, और कभी कभी शिकायतें आती है, उसको देखना भी काम है कि लगातार हम मेंटेनेंस उसका करते रहें। अच्छा, आप सिविल इंजीनियर क्योंकि रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिहार में पुल इतने क्यों गिरते हैं? इतना आंकड़ा ज़्यादा है। देखिए, पुल गिरने वाली बात मैं पहले भी उस समय बता चुका हूँ कि हुआ ये था कि एक नदी थी जिसको हमने क्लियर साफ़ कराया था, उसको ये करके उसमें जो पुल गिरे थे वो 6-7 पुल उसी का गिरा था, और वो पुल जो है 12-15 सालों से चल रहा था। मतलब मेरे पास आंकड़े हैं, मतलब आप देखिए 2012 में 2022 में 12 पुल गिरे, 2023 में 8 से 10 पुल गिरे, 2024 में 20 से ज़्यादा पुल गिरे, 2025 में नहीं, जहाँ फेलियर का जो आप ऐसे नालंदा में भी हाल में एक पुल गिरा था, खबर बनी थी। नहीं, जहाँ पे जैसे गिरा है आप देखिए किस समय से, जिस समय एक पुल गिरने की घटना है उस समय की मैं बता रहा हूँ कि एकाएक मीडिया में बहुत छाया रहा कि ये पुल गिर गया, वो पुल गिर गया, वो पुल गिर गया, ठीक है। और कई जगह पे कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस के दौरान भी गिरा था। तो जिस समय गिरा था तो एक नदी पे, एक नदी क्या छोटी नदी थी, उस पे जो पुल बने थे, तो उसको है कि अब उसका क्या है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में उसको साफ़ कराया गया। हुआ है कि संवेदकों के द्वारा जो पुल के किनारे भी है वहाँ भी काट करके मिट्टी कट के, जैसे हम हटाते हैं मिट्टी, साफ़ कराते हैं तो हटाते हैं मिट्टी, लेकिन आपको ब्रिज के पास कॉशियस रहना पड़ता है, उसके दोनों तरफ आप छोड़ना पड़ता है सर्टेन एरिया, ताकि वहाँ स्कॉरिंग ना हो जाए। तो जब घटता ऐसे होता है तो नीचे में ये एक्सपोज हो जाएगा, यदि नीचे से उसके तल के नीचे से मिट्टी निकल गई तो कोलैप्स करेगा बारिश में। तो वहाँ पे असावधानी हुई और 6-7 ब्रिज एक ही साथ गिरे उस जगह पे। 12-15 सालों से वो था ब्रिज, लेकिन नहीं हुआ था। लेकिन एक साथ सफाई के बाद सब एक साथ जब जांच हुई कि क्यों इसी पे गिरा, तब पता चला कि भाई सब एक ही रिवर पे है। फिर उसके बाद 1-2 पुल ऐसा था कि जहाँ पे काम जो है नहीं करना था, उस वक्त बंद कर देना था, वो बरसात के समय भी अपना शटर लगा करके वो काम कर रहा था। अब पानी आ गया, अब शटर लगाएं, शटर नीचे से बह जाएगा। तो उस स्थिति में ये दिक्कतें हुई, और मुझे लगता है कि उसमें कार्रवाइयाँ भी हुई। जहाँ जहाँ पर इस तरह के लोग थे कि भाई बरसात में आपको बनाना नहीं था, अब बनाने गए, गिरा। तो इस तरह का जहाँ जहाँ भी होता है वो कार्रवाई भी होती है, और ये नहीं एक जनरल फिनोमेना नहीं है। नहीं तो आप देखिए हमारे पास हज़ारों हज़ार पुल हैं, आप परसेंटेज निकाल दिए कितना फेलियर का है, आप टोटल नंबर लीजिए और उसमें परसेंटेज फेलियर निकालिए तो बहुत कम का परसेंटेज फेलियर निकलेगा। लेकिन जब एक साथ कई घटनाएं जो जैसे उस समय 6-7 पुल एक साथ गिरे, तो वो थोड़ा हाईलाइटेड हो जाता है कि क्यों हुआ। रीजन्स बाद में समझ में आता है, लेकिन क्या होता है, एक गिरा उसका दूसरा गिरा तो उसको भी मीडिया बहुत ये दिखाएगी कि भाई कि ये भी गिरा, वो भी गिरा। अरे आप थोड़ा सा एनालिसिस बुद्धि लगाइए, जांच कीजिए, उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या कारण हुआ। ऐसे जनरली इतने सैकड़ों पुल, हज़ारों पुल हैं बिहार में, कहाँ गिरते हैं? हर जगह तो नहीं गिरता है। तो एक भी नहीं चाहिए ना। हाँ देखिए, ऐसा नहीं है फेलियर होगा, परसेंटेज कोई भी कितना भी हो, कुछ भी होगा तो कुछ ना कुछ फेलियर का केसेस होगा, डिफेक्ट्स आ जाते हैं,
तरह तरह की चीज़ें होती हैं। नेचर है, नेचर के खिलाफ आपने कितना एज्यूम किया है। सपोज दैट आपने जो एजम्पशन, जितना भी सिविल इंजीनियरिंग में डिज़ाइन होता है एक एग्जाम्पशन पे होता है कि इतना लेवल का फ्लड आएगा तो आपको आप हो जाएगा, इससे ऊपर आएगा तो आप नहीं सस्टेन कर पाएंगे। कितना भी आप मजबूत बना दीजिए, लेकिन यदि एक सर्टेन लेवल का अर्थक्वेक आएगा तो वो भी गिर जाएगा। तो वो एक सर्टेन में आप करके ही एक एजम्पशन पे चलता है। जितनी भी डिज़ाइनें बनती है एक पर्टिकुलर लेवल एज्यूम करके हम लोग करते हैं कि इस तरह का वाटर आएगा या इस तरह की चीज़ें आएंगी, स्कोरिंग डेप्थ इतना होगा, उसके अनुसार बनती है। उससे यदि हायर आ जाएगा तो वो गिर जाएगा। अच्छा, मैंने देखा टूरिज्म पे आपने नालंदा और राजगीर इलाके में क्या शानदार काम किया। वहाँ आप रोड्स देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, जाकर अच्छा लगता है कि ये भी बिहार का पार्ट है। पर वही हम जब रोहतास जाते हैं, कैमूर जाते हैं, वहाँ भी मुझे बड़ी संभावनाएं दिखती हैं टूरिज्म के लिहाज से। बेगूसराय में कांवड़ लेक जाते हैं, वहाँ संभावनाएं दिखती हैं। तो इन जगहों पर काम क्यों नहीं होता? मुझे लोगों ने कहा कि ये सीएम सिटी नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहा, ऐसा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कई जगह पे एक साथ काम हुए। आपके पास टूरिज्म का और इस तरह का वो बहुत जगह पे काम शुरू हुआ। रोहतास में भी, रोहतास का फोर्ट पे भी हम लोग टूरिज्म का, कई जगह रोपवे बनाया गया है, कई जगह पे काम हुए हैं। करकटगढ़ जलप्रपात है, उसका भी डेवलप किया गया है। अब रोहतास कैमूर की बात करें तो करकटगढ़ जलप्रपात पे बनाया गया, कई जगह पे रोपवे बनाए गए हैं। या ये कि भाई कि राजगीर जो हिस्टोरिकल क्षेत्र रहा है और बुद्ध है, अपना मगध से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो इसलिए इस पे फोकस ज़्यादा रहा। ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है। रोहतास कैमूर क्या शानदार जगह, एकदम लगता है ऐसे कर्नाटका आ गए, हिमाचल आ गए, इतना सुंदर लगता है। हाँ, इतनी ग्रीनरी है। एकदम मैं आपसे सहमत हूँ। ब्रांडिंग में चूक रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग को और करना है। देखिए, जैसे रिसोर्सेज आता है, यहाँ पे कंपीटिंग प्रायोरिटीज़ है और हर समय जो है, जो जितना भी रिसोर्स है उसको किस तरह से लगाएं, शिक्षा पे लगाएं, इस पे लगाएं, उद्योग में लगाएं, इसमें कंपीटिंग प्रायोरिटी होती है। लेकिन हमारे लिए एक प्रायोरिटी है। आप देखिए कि वैशाली में जो हम लोग ऐतिहासिक क्षेत्र में अभी जो वहाँ बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बना, वन ऑफ इट्स काइंड बना। हमको नहीं लगता कि भारत में इस तरह से जो बना है वो अद्भुत चीज़ बना है। कई है, बापू टावर बना पटना में, वो भी हिस्टोरिकल बना है। आप देखिए पटना साइंस सिटी बना है, ये भी अपने आप में एक अद्भुत है। बिहार संग्रहालय अद्भुत है। तो हिस्ट्री से जुड़ चुकी हमारा बहुत ऐतिहासिक और कल्चरली समृद्ध प्रदेश रहा है। बिहार जो है सभ्यता का केंद्र एक समय रहा है। भारत की सभ्यता कहेंगे तो एक तरह से केंद्र रहा है। तो एक वक्त बिहार का जो इतिहास रहा है वही देश का इतिहास है। यहीं से आप समझिए कि जितना अखंड भारत की बात होती है, उस वहाँ का शासन बिहार से चलता था, पटना से चलता था। आप बर्मा तक ले लीजिए, उधर ले लीजिए, गांधार तक, पर्सिया तक चले जाते, वहाँ तक आपका शासन था। नीचे में श्रीलंका तक आपका शासन था। तो इतना बड़ा क्षेत्र में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तब इतना बड़ा चलता था। तो ये है इम्पॉर्टेंस, हिस्टोरिकल है। तो हिस्ट्री को भी हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसको भी हम शोकेस करना चाहते हैं। उसके साथ साथ नेचुरल जो है यहाँ पर रिसोर्सेज हैं उसको भी शोकेस करना चाहते हैं। बिहार का अपना नेचुरल ब्यूटी है। तो धीरे धीरे कई मानते हैं इसमें और काम करने की जरूरत है। एकदम काम करने की। अभी हम लोगों ने मतलब कि समझिए कि कुछ ही एक्सप्लोर किया, अभी बहुत काम है। जितने हिस्टोरिकल साइट हैं वो अभी और डेवलप होने की ज़रूरत है और कर रहे हैं। ऐसा है कि प्रोसेस में कई जगह पे क्या होता है कि एएसआई के अंतर्गत रहता है तो आपके हाथ बंधे होते हैं। हम चाहते भी कि राज्य सरकार से उसको डेवलप करा दें तो नहीं है, क्योंकि एएसआई के अंतर्गत है और वहाँ लिमिटेड फंड है, बहुत सीक्वेंशियली बहुत ये होता है। तो चाह करके भी कई बार हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि जितने भी हिस्टोरिकल साइट है वो डेवलप हो जाए, ताकि एक तरह से हिस्टोरिकल सर्किट बन जाए और लोग जो आएँ तो पूरा उस समय की सभ्यता को सब जगह पे देखें। राजा विशालगढ़ का किला देखें, केसरिया का स्तूप है उसको बढ़िया से देखें। सब जगह पे जो जो चीज़ें हिस्टोरिकली, और कई जगह पर खुदाई होनी बाकी है, वहाँ पे खुदाई हो, वो सब चीज़ देखें। तो एक तरह से हिस्टोरिकल है, दूसरा नेचुरल ब्यूटीज़ है, उस पर भी देखें। तो बहुत सारा चीज़। सबसे बड़ा मुद्दा, अगर आप बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा किसी से पूछेंगे, कहीं भी पूछेंगे, तो वो है पलायन, रोजगार, इंडस्ट्री। क्योंकि हम जब नौजवानों से पूछते हैं कि सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, तो वो कहते हैं भाई यहाँ ऑप्शन क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स उतने हैं नहीं। तमाम जगह आईटी पार्क इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, मगर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इंडस्ट्री जो उनको लगानी चाहिए वो आए नहीं, आईटी पार्क खाली पड़े हैं। उसको लेकर क्या प्लान है? उसको लेकर क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है? नहीं, चूक की व्यवस्था बात बनाई गई पर व्यवस्था को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। नहीं, वैसी बात नहीं है। देखिए, ये जो है ना, वो पलायन की जो समस्या है, दैट इज़ बेसिकली कि हम लोग की इकॉनमी इतनी स्ट्रेंथन नहीं है
कि जो हम लोग एब्जॉर्ब कर लें या इतना हमारी इकॉनमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करें। पलायन जो बेसिकली है वो उसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि जितना हमको डेवलप होना चाहिए, जितना हमारा पॉपुलेशन है उसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं अपनी इकॉनमी में। तो आप देखिए कि जब इकॉनमी की हालत आपकी बदहाल है, तो जब 2005 की बात करें तो हमारा 1 लाख के करोड़ के आसपास था हमारा GSDP। उससे पहले जो 15 साल हैं 0% ग्रोथ रेट, 2.5% ग्रोथ रेट एवरेज, यही सब है। और उससे पहले भी देख रहे हैं तो हम डिसिलरेट कर रहे हैं। तो जितनी भी सरकारें रही हैं बहुत हद तक कई नीतियां उस समय की जिम्मेदार रही हैं कि जो उस हिसाब से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हुआ। आप देखिए कि टाटा का जो है बिहार में जो टाटा लगा प्लांट वो स्वतंत्रता के पहले लगा। उसके बाद से जो फ्रेट इक्वलाइजेशन की पॉलिसी 1952 में लागू कर दी। फ्रेट इक्वलाइजेशन में क्या है कि आपको देश में कहीं भी आपको खनिज चाहिए, कोयला चाहिए, सब जगह आपको उसी रेट में मिलेगा। तो कोई आदमी बिहार क्यों आएगा? तो जितनी भी इंडस्ट्री जहाँ पे थी वो कंटिन्यू कर गई और बल्कि हुआ कि वहीं पे और फलने फूलने लगी। और ये पॉलिसी आपका 1992 तक चला, बहुत लंबे समय तक चला। बाद में ये डिसकंटिन्यू किया गया। तब तक क्या हुआ कि जो बिहार को ज्योग्राफिकल एडवांटेज थे, मिनरल यहाँ पे थे, उसका लाभ नहीं मिला। अदरवाइज़ क्या टाटा यहाँ आकर के क्यों लगाते प्लांट? यहाँ लगाया, उसके बाद कहाँ स्टील की फैक्ट्री लगी है कोई दूसरी? बोकारो पब्लिक सेक्टर में। तो वहाँ पर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म हो गया, जो इस पॉलिसी के कारण। जिसको है सब जगह पे वहाँ कच्चा माल उसी रेट पे मिल रहा है तो उसी जगह लगना शुरू हो गया। बिहार में कैसे आएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट? प्राइवेट अब बताते हैं। देखिए, बिहार का वो एक मिनरल वाला जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था वो हम लोग लूज़ कर गए। उस समय ये लूज़ कर गए, जो हमको बहुत घाटा हुआ। और इसके कारण जिस लेवल का उद्योग हमको चाहिए था, आयरन का, कोल बेस था, पावर प्लांट थे, ये सब उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। दूसरी जब बात आई कि आप जब उसके बाद जो जिस तरह का प्रशासन रहा, जिस तरह के प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट जो होने चाहिए थे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के द्वारा, तो पर कैपिटा आप इन्वेस्टमेंट की भी बात करें तो बिहार में वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट हुआ पूरे पीरियड में। जब पंजाब को कंपेयर करें, चाहे इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कम रहा। तो आप देखिए कि हम चौथे नंबर पे थे। 1942 की बात करें तो बिहार वर एट 4th प्लेस। 60-70 आते आते 70 के दशक तक आते आते आप जो है 16वें नंबर पे पहुंच गए। और बाद में और 95-90 आते आते आप लास्ट तक पहुंच गए, लास्ट पर 1। तो ये जो प्रोसेस था 1991 में, जहाँ दूसरे स्टेट लिबरलाइजेशन के कारण बहुत आगे चल रहे थे, हम लोग पीछे भाग रहे थे। और एक तरह से जो इकॉनमी है वो डिसलरेट कर रही थी। यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, रोड्स खंडम हो गया, सब कुछ। तो एक मैल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण जो है पूरी व्यवस्था जो इकॉनमी की, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था वो कोलैप्स कर गई। अब यहाँ से इंडस्ट्री बाहर जा रही थी, आ नहीं रही थी। तो एक बड़ा सा 15 साल का पीरियड है जब अन्य स्टेट लीपफ्रॉग कर रहे थे तो हम लोग नीचे जा रहे थे। और बिहार 2005 में जब नीतीश कुमार को मिला, एनडीए सरकार को मिला, तो उस समय से हमको जो है एक चैलेंज था कि बहुत लो बेस से हमको काम करना शुरू किया। 24,000 करोड़ आपका बजट होता था टोटल का टोटल। पूरी इकॉनमी 1 लाख करोड़ की इकॉनमी थी GSDP में। उसको आप किसी ग्रोथ पे ले जाएं तो पहले हमारा देखिए ग्रोथ रेट है 0%, 2.5%। उसका सीधा हम लोग जब करते हैं काम तो डबल डिजिट में 12%, 14%, इस तरह का हमारा ग्रोथ रेट सब दिन रहा। नेशनल से ज़्यादा रहा सब दिन। लेकिन बेस कम है तो आप कितना भी उछल कूद कीजिए तो उसी बेस पे आपको ग्रो करना पड़ेगा। तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने रिकवर किया है और ये डिफरेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। पहला चीज़ है इन्वेस्टमेंट इसमें लाना पड़ेगा। और इसीलिए फेवरेबल पॉलिसी बिहार के लिए, जैसे अंडर डेवलप के लिए फेवरेबल पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट जितना आप फंड इन्फ्यूज़ करेंगे उसमें जाना पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। और साथ साथ जो हमारा स्ट्रेंथ है, हमारे लोग को हम कितने बढ़िया से ट्रेन करें, कितने अच्छा से उनका स्किल सेट बढ़ाएं ताकि कहीं भी अब्जॉर्ब हो जाए। किसी कंट्री की इकॉनमी में, हमारी इकॉनमी में कहीं भी जाएं, अब जैसे कोई आदमी 10,000 की नौकरी पाता है, उसको 20,000 का मिले, स्किल सेट ठीक रहे। तो एक चीज़ हमारा स्किल सेट बढ़ाने का है।
और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करने का है, ताकि हम क्वालिटी बढ़ाएं, स्किल सेट बढ़ेगा तो लोगों को अच्छा जॉब मिलेगा, वर्ल्ड मार्केट में उनकी डिमांड होनी चाहिए। और दूसरा है जो हमारे अंडर डेवलप इकॉनमी है, जिसमें बिहार को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वैसी इंडस्ट्री में जो लेबर इंटेंसिव हो, उसमें जैसे अपैरल का है, कपड़े का है, इस तरह का हब हमको बनना पड़ेगा और बहुत सारा काम इस तरह से करना पड़ेगा जो हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बट हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब चीज़ों पे पूरी पॉलिसी है, उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार उस पर काम कर रही है और जो अभी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बहुत इंसेंटिव दिए गए हैं और मुझे लगता है कि आगे 5 वर्षों में काफ़ी अच्छा बिहार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रहेगा, क्योंकि 2018 तक बिजली ही नहीं थी, सब जगह पर बिजली, बिना बिजली के कैसे इंडस्ट्री आएगी। तो आपका इंडस्ट्री कहानी 2018 के बाद से शुरू होती है। उस समय से इथेनॉल का सब बहुत सारी यूनिट लगी, अभी कोका कोला का प्लांट लग रहा है बक्सर में, नावानगर में, आपका गया में इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। तो जगह जगह पे काम हो रहे हैं, कई जगह सीमेंट फैक्ट्रियाँ खुल रही है, कभी पावर प्लांट लग रहा है। तो लग रहा है अब गति तेज होगी, क्योंकि हमने जो है बिजली जो नेसेसरी इनपुट है वो सब जगह अवेलेबल करा दिया है, हर ज़िले में काम हो रहा है इसमें। अच्छा, एक मुद्दा जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो शराबबंदी का वो आता है, और कहीं भी शराबबंदी को लेकर बात होती तो मुझे एक ना शराबी मिल जाता है, और आदमी बड़े दावे से कहता है कि कहीं भी हो, आप ऑर्डर करिए, मोबाइल पे फ़ोन करिए, शराब आप तक आ जाएगी, अवेलेबल, होम डिलीवरी हो जाएगी। इस तरह की बातें आप तक भी आती होंगी, तो क्यों ना माना जाए कि बिहार में शराबबंदी फेल है? देखिए, ये कोई भी लॉ है, लॉ तो बना हुआ है सब चीज़ का, मर्डर का लॉ है, किडनैपिंग का लॉ है। अब बताइए कि देश में कोई ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पर वो चीज़ नहीं होता है? लॉ तो सब, तो इसका मतलब नहीं ना कि लॉ फेल है, कोई नहीं कहता, उस पर बात करता है। जब शराबबंदी है, ये भी एक लॉ है जिसको इन्फोर्स करते हैं हम लोग। और लॉ सर, इससे राजस्व का नुकसान नहीं, हो रहा है राजस्व, क्योंकि तमाम, मुझे एक मजदूर मिला बेगूसराय में, वो बोला कि शराब माफिया शराब बेच के फॉर्चूनर ला रहे हैं, 4-4 मंजिल के घर बनवा ले रहे हैं। जितने बॉर्डरिंग आपके स्टेट्स हैं वहाँ पर पूरा व्यापार चलता है तस्करी का, पुलिस इन्वॉल्व, इस तरह की शिकायतें आती हैं। देखिए कई जगह पे, यहाँ पर देखिए हर समय कुछ न कुछ रोग एनिलमेंट होंगे, उस पर कार्रवाइयाँ भी हुई है। पुलिस का भी देखिए तो हर तरह के अफसर पे कार्रवाई हुई है, कई लोगों को नौकरी से बर्खास्त भी किया गया। ऐसा नहीं है, जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, शराब माफिया भी बड़े पैमाने पे शराब जो बेचने वाले हैं उस पर हम लोगों ने फोकस किया, उस पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई में कमी नहीं है, ये नहीं है, लेकिन फिर भी जो है, चूँकि इसमें अपॉर्चुनिटी, इसलिए लोग रिस्क लेते हैं। आप देखिए लैंसेट एक मैगजीन है, आप उसको रेफ़र कर लें, उसमें भी जो आपका रिसर्च आया है, तो पहले दिया था कि 18% हमारा शराब का बिहार में सर्वे के अनुसार कंजम्पशन था, अब घट करके 7% है। तो हम नहीं कहेंगे 7%, स्टिल पीपल आर कंज्यूमिंग, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो नया जो शराबी बनने वाला था वो सब बच गया है। जो पुराने जो हैं, जो हैबिचुअल हैं, वो कहीं ना कहीं हाई रिस्क ले करके भी कहीं से पी रहा है। ये तो डिमांड एंड सप्लाई का है। अब कहीं भी देखिएगा तो डिमांड एंड सप्लाई में जैसे ही सप्लाई घटती है, डिमांड हाई है, तो प्राइसेस बढ़ते हैं और इस तरह से काम होता है। तो रिस्क ले करके भी लोग करते हैं। मैंने सर एक चीज़ और नोटिस की कि बिहार में शराब को लेकर सकती है, इस वजह से सूखा नशे के बड़े कंजम्पशन पड़ते हैं। नहीं, ये आपका गए आप सिरप वाला नहीं, वो सब चीज़ें हैं। सूखा नशा का कंजम्पशन नहीं है। लोग कहते थे कि ड्रग्स बढ़ गया है, लेकिन मैं देखता हूँ कि झारखंड में भी जो है केसेस वो भी बढ़ रहे हैं। पंजाब में देखिए शराबबंदी भी नहीं थी, शराब भी चलती थी, वहाँ ड्रग्स के केसेस बहुत ज़्यादा थे। वैसा होता तो पंजाब में ड्रग्स क्यों बढ़ता? शराब तो वहाँ फ्रीली अवेलेबल था, लोग शराब भी पीते थे। तो ये जो लॉजिक लोग देते हैं कि भाई कि शराबबंदी है इसलिए ड्रग्स बढ़ गया, ऐसा नहीं है। कई जगह पे ड्रग्स जो है दोनों चीज़ रहने के बावजूद बढ़ता है। और ये शराब का नेक्स्ट जो हायर लेवल का है, शराब तो एक माइल्ड है, माइल्ड से हायर लेवल पर ड्रग्स आप मानते हैं, तो वो भी लोग नशा करते हैं, लोग एक्सट्रीम पे जाना चाहते हैं। तो उस तरह की बातें हुई हैं, इससे जोड़ा नहीं जाना चाहिए शराबबंदी से। शराबबंदी लागू हुई थी, यहाँ एक बड़ा तबका है, मजदूर तबका है, वो दिन में 300-400 रुपये कमाता है, वो घर आता है 200 रुपये का शराब पी जाए तो बच्चों की हालत क्या होगी ये है। यदि सब लोग समझदार हो जाए तो ये सब बंदी की ज़रूरत, लॉ की ज़रूरत ही नहीं है। लोग जो शिक्षित हैं, जो अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं, उनको कहाँ ज़रूरत है? खुद नहीं पीते, और पीते भी हैं तो रेगुलेटेड वे में पीते हैं, वहाँ पे दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे? एक बड़ा तबका जो है, जो मज़दूर वर्ग है,
वो इसमें जब इन्वॉल्व होता है तो बहुत बड़ा एक सोशल क्राइसिस क्रिएट करता है। बच्चों की शिक्षा हैम्पर होती है, उनका न्यूट्रिशन प्रभावित हो जाता है, हर तरह से एक सोशल डिसेबिलिटी होती है। और शराब को अब माना जाता है कि 200 बीमारियां इसके कारण होती है। शराब इतनी अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है पहले से लोग, लेकिन जो रिसर्च हुआ है, WHO का रिपोर्ट देख लें तो करीब 200 बीमारियों का कारण है। कैंसर से लेकर हर तरह की बीमारी है इसके कारण। लोग इतना अवेयर नहीं है, उसको और अवेयर करने की आवश्यकता है। और जो परिवर्तन जो है, कानून ऐसा नहीं है स्टैटिक रहता है, रिक्वायरमेंट के अनुसार बदलते रहता है। तो हम लोग पहले भी चेंज किए हैं, बाद में भी जहाँ पे आवश्यकता होगी चेंज करेंगे, और जो बेस्ट पॉसिबल है वो हम लोग कानून लागू करने की कोशिश। प्रशांत किशोर को जानते, कैसे नेता लगते हैं आपको प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर हम तो रणनीतिकार के तौर पे जानते हैं, हमारी पार्टी से भी पहले जुड़े रहे हैं, और मोस्टली स्ट्रैटेजिस्ट है, पॉल स्ट्रैटेजिस्ट उनको कहते हैं। काम किया प्रशांत किशोर? नहीं, हमने साथ में नहीं काम। वो शराबबंदी को लेकर कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम शराबबंदी खत्म कर देंगे, उनका बड़ा निशाना रहता है इसको लेकर। देखिए, उनका ये अपना परसेप्शन है, उनकी अपनी समझ है कि सारे, कई बार कहते हैं ना कि हर प्रॉब्लम का जड़ यही है, इसी को ख़त्म कर दो। देखिए, वो जैसा व्याख्या करते हैं, उनके व्याख्या करने का तरीका है अपना। खुद गांधी जी के विचारधारा पे चले हैं, कहते हैं गांधी जी का चरखा लगाते हैं, हम गांधी जी को मानते हैं। उनका ये कहना है, गांधी जी ने ये नहीं कहा कि भाई शराबबंदी लॉ के द्वारा। गांधी जी का फेमस स्टेटमेंट है कि यदि हमको 1 घंटे का भी डिक्टेटर बना दिया जाए तो हम शराबबंदी खत्म कर, शराब की सारी दुकानें हम बिना मुआवजे का बंद करा देंगे। ये गांधी जी का। और शराब की बुराइयों के बारे में बहुत कुछ कहा उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि शराब के पैसे से शिक्षा बेच करके आप लोगों की शिक्षा दें, ये कभी भी उचित पॉलिसी नहीं है। कि एक तरह हम जहर बांटें, जहर बेचें और दूसरे उसके पैसे से हम लोग शिक्षित करें, क्योंकि आपको हेल्थ जो नुकसान होता है, जितना आपको रेवेन्यू आएगा उससे ज़्यादा आपको हेल्थ पे खर्च करना पड़ेगा, उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं। तो ये हमेशा एक टसल का विषय रहा है, जिसमें राय अपनी अपनी रखते हैं। प्रशांत किशोर जी अपनी राय रखते हैं, लेकिन बिहार की जनता, खास करके महिलाएं, उससे वाकिफ़ नहीं रहती हैं। महिलाओं का इस पॉलिसी के प्रति पुरजोर समर्थन है, और आज भी आप सर्वे करा लीजिए तो नीतीश जी के विभिन्न कामों में इस काम को भी महिला सराहती है। अच्छा, प्रशांत किशोर एक बात और कहते हैं कि जेडीयू 25 सीटें क्रॉस नहीं करेगी, और वो उन्होंने हमारे इंटरव्यू में, हमारे न्यूज़ पेज के इंटरव्यू में उन्होंने लिख के दिया कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बनने जा रहे हैं। अब देखिए, ये उनकी समझ है। अब तो उन्होंने कहा है ना भाई कि 25 सीटें क्रॉस नहीं की। मैंने भी सुना है कि 25 सीटें से ज़्यादा आ जाएगी तो राजनीति छोड़ देंगे। ये भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अब कहाँ ज़्यादा दिन की बात है, 14 तारीख की बात है, देख लेते हैं। तो जो चिट उन्होंने लिख के दिया है, मैं तो आपसे अनुरोध करूँगा, उनको दिखाइए और कहिए कि आपका लिखित है, आप राजनीति से संन्यास लीजिए, और नहीं है तो कम आ जाएगी तो भाई राजनीति करें। लेकिन उनका जो स्टेटमेंट पे कायम तो रहना चाहिए ना। जो उन्होंने इस तरह के दावे किए हैं, तो जब आते हैं रिजल्ट को देखना चाहिए कि क्या होता है। 14 तारीख को जब नतीजे अगर एनडीए के पक्ष में आते हैं तो क्या ये तय है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, या अभी खेल बाकी है? नहीं, एकदम स्पष्ट है, सब लोग बोले हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि 14 तारीख को जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद तय होगा। ये सब गलत बात। आपके कार्यकर्ता मुझे बोले, जब सीट बंटवारे को चल रहा था, वो बोले कि देखिए जिस तरह की सीटों का बंटवारा हुआ है, आप चिराग पासवान और बीजेपी की सीटें जोड़ लीजिए, अन्य की जोड़ लीजिए, तो अगर सीटें उनकी ज्यादा आ जाती हैं तो फिर वो अपना दावेदारी ठोक देंगे। देखिए, ये एक तरह से विपक्ष के द्वारा भी चलाया हुआ नैरेटिव है। काफ़ी हवा देते हैं इस चीज़ को, ताकि लोगों के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो और चुनाव में इसका लाभ उठाया जाए। हम लोग इकट्ठा होकर लड़ना चाहते थे, और इस तरह की बातें फैला करके वो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से जो लीडरशिप है, उन्होंने स्पष्ट मैसेज दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी की ज़्यादा सीटें होंगी तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। देखिए, हम चेहरा नीतीश कुमार हैं, और पिछली बार भी हमारी कम सीटें आई, बहुत कम सीटें आई, तब भी नीतीश कुमार जी सीएम बने हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार भी ऐसा ही। आखिरी सवाल, जेडीयू के भविष्य को लेकर बड़े तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं, और उस सवाल के बीच जब आपका इंट्रोडक्शन हुआ राजनीति में तो बहुत लोगों ने कहा कि मनीष वर्मा अगले नीतीश कुमार हैं। इस तरीके से भी आपका मीडिया में बड़े हेडलाइंस चली, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब ऐसी प्रोजेक्शन है मीडिया का, कयास है,
और मीडिया इस तरह का काम करते रहती पहले है। इस तरीके से आरसीपी सिंह के लिए चलता था। हाँ, तो किसी के लिए भी चलाते रहते हैं। अभी तो हमारा कुछ भी होगा, कोई भी चीज़ होगा तो मनीष वर्मा लोकसभा जाएंगे, मनीष वर्मा राज्यसभा जाएंगे। अरे भाई, आई एम नॉट द फोकस। ऐसा क्यों ऐसा है? देखिए, जेडीयू एक बड़ी पार्टी है, बहुत लोग हैं इसमें, बहुत लोग काम करते हैं। मैं तो अभी रिसेंट इसमें 1 साल सवा साल हुआ है काम कर रहा हूँ। मैं अपना देता हूँ 100%। जो भी मैं काम करता हूँ पूरी ईमानदारी से करता हूँ और पार्टी के लिए करता हूँ, नीतीश जी को के विश्वास में करता हूँ। तो जो होगा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग को अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और मीडिया इस तरह से कयास लगाते रहती है, इस तरह की खबरें चलाते रहती है, जो उचित भी नहीं है। अच्छा, कयास की आप बात कर रहे हैं तो एक और सवाल पूछ लेता हूं कि अगर जरा भी गुंजाइश रही कि मान लीजिए मुख्यमंत्री को लेकर कुछ लफड़ा होता है, तो क्या तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ फिर से नीतीश कुमार नजर आ सकते हैं? देखिए, ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। ये सब हाइपोथेटिक्स में क्या जाएंगे, क्या होगा। वैसे तो 50 तरह के सिनेरियो एनालिसिस लोग करते रहते हैं। मैं तो कल ही एक जगह पे अटेंड किया हूँ, तो वहाँ पे 10 तरह के सिनेरियो एनालिसिस करते रहते हैं। उसमें कुछ दम नहीं है। सच्चाई ये है कि हम लोग बहुत अच्छे से जीतने जा रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ जनता हमारे साथ है और एनडीए की सरकार बननी तय है और नीतीश जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। कोई आंकड़ा बताएंगे हमको, कोई आकलन आपका? आकलन नहीं, देखिए एग्जैक्टली तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कंफर्टेबल मेजॉरिटी से हम लोग रहेंगे। कंफर्टेबल। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए मनीष जी हमको, और सभी सवालों के जवाब बड़े बेबाकी से, सभी मुद्दों के जवाब बड़े बेबाकी से मनीष जी ने दिए हमको। आपको ये बातचीत कैसी लगी, खासतौर पर जो हमने मुद्दे पूछे और उनके जो जवाब दिए मनीष जी ने, वो आपको कैसे लगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी हम लगातार नेताजी लोगों से और जो आपके मुद्दे हैं वो उन तक पहुंचाते रहेंगे, जवाब लेते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारी यात्रा चुनाव चड़लबा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ मोहित हैं। शुक्रिया।